welcome to this class. It is 7th class, subject is social science and it is history part, lesson is 4th, the Mughal Empire. कुछ तस्वीर आपके सामने हैं, आप इसको पहचान सकते हैं। ये दिल्ली की जामिया मस्जिद है, ये लाल किला रेड फोर्ट है जो दिल्ली में वाक़ा है, ये हुमायूं का मकबरा है जो कि दिल्ली में ही वाक़ा है, और ये रेड फोर्ट के अंदर ही दीवान आम है और ये दीवान खास है। इन तस्वीर को देखकर आपके जहन में ज़रूर ये जो इमारतें हैं इनकी तामीर करने वालों के नाम आए होंगे। तो ये मुग़ल रूलर्स, मुग़ल हुक्मरान थे। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है, खुसूसन जब आप 16वीं सदी की बात करेंगे तो इसमें मुख्तलिफ इलाके, रीजन्स, डिफरेंट रीजन्स, कल्चर्स आज भी हैं, उस ज़माने में भी थे और बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और शायद ही कोई ऐसा हुक्मरान आया होगा जिसने सारे बरसगीर आज का हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का इलाका, बांग्लादेश का इलाका, बरसगीर सब कॉन्टिनेंट जिसको हम कहते हैं पे एक साथ हुकूमत की होगी। लेकिन ये मुग़ल हुक्मरान ही थे जिन्होंने 16वीं सदी में इसकी शुरुआत की और फिर 17वीं सदी में इन 17th century दे एक्सपेंडेड देयर रूल। उन्होंने अपने इस हुकूमत को, सल्तनत को मजबूत किया, वसी किया, और हम 17वीं सदी के आखिर तक देखते हैं कि करीबन सारा हिंदुस्तान मुग़ल हुकूमत के, मुग़ल सल्तनत के दायरे में आ चुका था। मुग़लों ने हिंदुस्तान पे हुकूमत करने के दौरान एक ऐसी विरासत को छोड़ा है, तामीर किया है, उसमें कंट्रीब्यूशन की है जिसको बाद में आने वाले हुक्मरान नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। इसलिए शायद आपको ये पता होगा कि जो मैंने अभी रेड फोर्ट दिखाया आपको, इस वक्त भी हिंदुस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो रेड फोर्ट से ही, लाल किले से ही यौम आज़ादी के मौके पे कौम से, मुल्क से खिताब करते हैं। तो इस तरह आप देखते हैं कि मुग़लों ने कितना कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान को किया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हु वर द मुग़ल्स। ये मुग़ल्स कौन थे? मुग़ल जो थे ये हु वर मुग़ल्स, ये मां की तरफ से चंगेज खान के वारिस थे, उसके जानशीन थे, और वालिद की तरफ से ये तैमूर के साथ ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन ये अपने आप को चंगेज खान की जगह तैमूर के साथ जोड़ने को पसंद करते थे। आप शायद यहाँ पे ये आपके ज़हन में सवाल होगा कि चंगेज खान की जगह ये तैमूर के साथ क्यों अपने आप को जोड़ते थे? तो उसकी सीधी सी वजह ये है कि चंगेज खान का नाम कत्ल गारत के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ था, तो उसकी निस्बत ये अपने आप को तैमूर के साथ ही जोड़ते थे। और इसको तैमूर के साथ जोड़ने में एक और वजह यह भी थी कि तैमूर ने हिंदुस्तान पे 1398 में कब दिल्ली पे कब्जा किया था। तो ये इन दो वजूहात की बिना पे ये अपने आप को
تیمور کے ساتھ ہی جوڑتے تھے، یعنی اپنے آپ کو تیموری خاندان کا کہتے تھے، اور ہر ایک مغل رولر اپنی ایک تصویر کے ساتھ تیمور کی تصویر بھی جوڑتا تھا۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ اپنے آپ کو چنگیز خان کی جگہ تیمور کے ساتھ ہی وابستہ رکھنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اس کے بعد ہے مغل ملٹری کمپینز۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بابر جو تھا وہ ہندوستان میں باہر سے آ گیا۔ پہلے وہ کابل پہ حکومت کر رہا تھا، جو کہ اس نے 1504 میں حاصل کیا تھا۔ پھر اس نے 1526 میں پانی پت کی پہلی لڑائی میں ابراہیم لودھی کو ہرایا۔ اس کے بعد اس نے 1527 میں رانا سانگا کو ہرایا بیٹل آف کنوا میں۔ اس کے بعد بیٹل آف گاگرا بھی ہوئی نصرت شاہ کے ساتھ گاگرا کے مقام پہ۔ تو اس طرح بابر نے ایک نئے سلطنت کی بنیاد ڈالی جس کو مغل سلطنت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں ہندوستان کا بادشاہ بنا، اگرچہ وہ پہلے سپیل میں پہلی بار صرف 10 سال کے لیے ہندوستان کا بادشاہ رہا، 1530 سے 1540 تک۔ اس کے بعد شیر شاہ آتا ہے، تو پھر 1575 میں ہمایوں دوبارہ ہندوستان کا تخت حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد 1556 میں 1556 میں اکبر ہندوستان کا بادشاہ بنتا ہے، اور اس نے تقریباً 50 سال تک ہندوستان پہ حکومت کی۔ تو اکبر کے زمانے میں مغل سلطنت وسیع سے وسیع تر ہو گئی اور مضبوط سے مضبوط تر ہو گئی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر 1606 میں 1606 میں وہ بادشاہ بنتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کا بیٹا شاہی جہان 1528 میں بادشاہ بنتا ہے۔ اس کے بعد مغل سلطنت کا جو سب سے آخری مضبوط بادشاہ تھا اورنگزیب، وہ 1658 میں اورنگزیب تخت سنبھالتا ہے۔ تو اس طرح یہ ایک تصویر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ تیمور ہے، یہ بابر ہے، ہمایوں ہے، شیر شاہ سوری ان کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، لیکن اس نے بھی اسی دوران حکومت کی 1540 سے 1545 تک۔ اس کے بعد اکبر ہے، جہانگیر ہے، یہ اس کی ملکہ نور جہاں ہے، شاہ جہاں ہے۔ تو یہ ان کی بنائی تاج محل ہے، لال قلعہ وہ آپ نے دیکھا، جامع مسجد ہے، یہ ممتاز محل ہے جو کہ شاہ جہاں کی ملکہ تھی۔ اس کے بعد اورنگزیب ہے، اس کے بعد بہادر شاہ ظفر ہے۔ تو یہ باہر سے آنے والے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی ہیں۔ یہ ان کا ایک مختصر سا آپ کو میں نے ایک تصویر کے ذریعے تعارف دینے کی کوشش کی۔ تو اس طرح جو یہ مغل سلطنت یہاں پہ جس کی بنیاد بابر نے ڈالی اور پھر اکبر نے اس کو پروان چڑھایا، تو انہوں نے ہندوستان میں لگاتار باقی جو چھوٹے بڑے راجے تھے، کنگز تھے، ان کے ساتھ جنگ و جدل میں حصہ لیا۔ لیکن ان کا ایک اصول تھا کہ جنگ کے بعد یہ اس راجے کو، یہ اس کنگ کو عزت سے نوازتے تھے۔ یعنی ان کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ جنگ کے بعد اس بادشاہ کو، اس راجے کے ساتھ
बेइज्जती करते, ह्यूमिलेशन करते, बल्कि इनका रवैया, इनका तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ था कि ये उनके साथ इज्जत से रहते थे और उनको दोस्ताना ताल्लुकात, उनके साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करते थे। हत्ता कि जो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत घराना था, उन्होंने इनके साथ जंग भी की, लेकिन जब जंग खत्म हुई तो उन्होंने उनको वो जागीर वापस दी, यानी जिस इलाके पे वो हुकूमत करते थे वो उनको वापस दे दी। तो उस जागीर को वतन जागीर कहते थे। तो इस तरह इन्होंने इन राजाओं के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। और फिर एक तरीका था कि जंग के बाद उमूमन जो जिसकी हार होती थी वो अपनी घर की किसी खातून को बादशाह के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए निकाह में देते थे। तो इन्होंने भी ये तरीका अपनाया। राजपूतों ने अकबर और उसके बाद जहांगीर बाकी बादशाहों के साथ ताल्लुकात मजबूत करने के लिए अपनी राजपूत शहजादियां उनके निकाह में दे दी। तो इन ताल्लुकात की वजह से राजपूतों के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस, शादी ब्याह के ताल्लुकात बढ़ाने से भी मुगलों ने अपनी सल्तनत को मजबूती अता की। जब अब हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी सल्तनत को मजबूत बनाया, तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतजामिया को एक सही सिमत देने के लिए भी बहुत से उसूल वाज़ह किए। अकबर सबसे पहला बादशाह था जिसने इस सिमत में पहल की और उसने एक मजबूत, एक साफ सुथरा इंतजामिया वज़ा करने की कोशिश की। हमारे पास अबुल फजल का अकबरनामा है। ये अबुल फजल ने, जो अकबर के करीबी दोस्त थे, आलिम थे, एक बड़े मनसबदार थे, तो उन्होंने अकबरनामा लिखा है। उसकी 3 जिल्दें हैं। तो तीसरी जिल्द जो है, जिसको आईन अकबरी कहा जाता है, आईन अकबरी, तो उसमें अबुल फजल ने अकबर के इंतजामिया की पूरी एक तस्वीर हमारे सामने रखी है कि अकबर किस तरह हिंदुस्तान पे हुकूमत चलाता था। इंतजामिया को चलाने के लिए सबसे अहम बात जो हमारी नज़र से गुजरती है वो है मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। मनसबदार्स एंड जागीरदार्स। हम आज के दौर की मिसाल लेते हैं कि हिंदुस्तान में इंतजामिया चलाने के लिए मुख्तलिफ सर्विस कैडर्स हैं, जैसे IAS है, IPS है, यहाँ कश्मीर में KPS, KAS हुआ करता है। तो इस तरह IAS, IPS या बहुत सी सर्विसेज हुआ करती हैं। उस जमाने में जिस निज़ाम के तहत इनको इंतजामिया में शामिल किया जाता था उसको मनसबदारी निज़ाम कहा जाता था। मनसबदारी निज़ाम कहा जाता था। मनसब का मतलब है ओहदा, पोजीशन। हर एक सिविल और मिलिट्री ऑफिसर जो हुआ करता था उसको एक ओहदा दिया जाता था, उसी को मनसबदार कहते थे। इसमें 2 रैंक्स थी, 2 ओहदे थे। एक जात का था और एक सवार का था। जात और सवार। जात का मतलब यह होता था कि उसका अपना ओहदा क्या है, और सवार का मतलब यह होता था कि उसके मातहत कितने
घुड़ सवार, यानी वो फौजी जिनके पास घोड़े होते थे उनको घुड़सवार या कैवलरी मैन कहते थे। तो जात और सवार दो रैंक्स थी। जात एक तो उसकी जाती तनख्वाह, जात का मतलब होता था जाती ओहदा और तनख्वाह, और सवार का मतलब ये होता था कि उसके मातहत कितने घोड़सवार होंगे। तो ये तो मनसब की बात हुई। फिर उसमें उसके जो जिम्मेदारियां हुआ करती थी, जिम्मेदारियां, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां, तो जिस इलाके में इस मनसबदार को तैनात किया जाता था तो वहां का जो लैंड रेवेन्यू, मालिया, उसके बारे में भी बात होगी अभी आगे, लेकिन यहां मैं ये अर्ज करूं कि मालिया जो लैंड रेवेन्यू हुआ करता था तो वो जमा करना और उस इलाके में जो नज्म नस्क एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाने के लिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी इस मनसबदार की हुआ करती थी। और इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के लिए उसके पास फौज भी हुआ करती थी। तो ये जो ये मनसबदारी निज़ाम है ये अकबर से शुरू हुआ। और यहाँ ये भी मैं अर्ज करूं कि सबसे कम ओहदा जो होता था वो 10 का होता था, और जब जो सबसे आला ओहदा होता था वो 5000 का होता था। बाद में इसको 7000 तक भी बढ़ाया गया था, अगर ये बहुत कम लोगों को दिया गया। तो ये बिल्कुल औरंगजेब के ज़माने तक जारी रहा, और इसकी वजह से मुगल सल्तनत का जो नज़्म नस्क था वो बड़े उम्दा तरीके से चलता रहा। उसके बाद एक और अहम बात जो मुगल इंतज़ामिया के बारे में हमें आपसे करनी है वो है ज़ब्त। तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो सरकार की आमदनी हुआ करती थी वो ज्यादातर लैंड रेवेन्यू या जिसको हम मालिया कहते थे। इस वक्त ये जो सारे जो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है उसमें पहले एक कानून आया है कि इस मालिया को ख़त्म किया गया है, इस वक्त मालिया नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर आप 1947 से पहले का ज़माना देखेंगे, 18वीं सदी देखेंगे, 19वीं सदी देखेंगे, 17वीं सदी देखेंगे, तो आप देखेंगे कि बादशाहों या सल्तनतों का जो निज़ाम चलता था उसकी बुनियाद पैसे पे हुआ करती थी, और वो पैसा लैंड रेवेन्यू या मालिया से आता था। तो अकबर के एक काबिल वजीर जिसको टोडरमल कहा जाता है, टोडरमल ने 10 साला निज़ाम वजूद में लाया। 10 इयर्स असेसमेंट या 10 साला निज़ाम क्या था? उसने पिछले 10 साल का जमीन के बारे में सारी मालूमात जमा की कि कौन सी फसल इस जमीन पे उगाई जाती थी, ये लोग सरकार को कितना टैक्स या लैंड रेवेन्यू देते थे, उस इलाके में पैदावार कैसी होती थी, यानी कम होती थी, ज्यादा होती थी, दरमियाना दर्जे की होती थी। तो ये सारी तफासिल जमा की गई, और इन्हीं की बुनियाद पे अकबर ने इस निज़ाम की वसातत से जो उसके सल्तनत में किसान थे उन पे मालिया या लैंड रेवेन्यू का निज़ाम लागू किया। ये मालिया जो था ये अमूमन 1/3 हुआ करता था, एक तिहाई हुआ करता था। यानी अगर 3 खरवार किसी किसान की पैदावार हुआ करती थी तो उसमें से 1 खरवार उसको बादशाह को देना पड़ता था, वैसे तो लैंड रेवेन्यू,
या मालिया, तो ये अमूमन कैश में दिया जाता था, अगरचे ये जिन्स में भी देने की चॉइस या उसके पास मर्जी थी। तो ये इस मालिया को जमा करने के लिए जो ऑफिशियल या अफसर हुआ करते थे उनको जमींदार कहा जाता था, जमींदार। लेकिन यहां पे मैं अमूमन एक बात जो कि मुगालता हुआ करती है कि ये जमींदार का मतलब ये नहीं हुआ करता था कि उसके पास जमीन है, बल्कि जमींदार या का मतलब अगर आप इस पीरियड में मेडिवल इंडिया में देखेंगे तो ये उस ओहदेदार को कहते थे जिसका काम चाहे निचली सतह पे या चाहे ऊपरी सतह पे इस लैंड रेवेन्यू को जमा करने का होता था। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब इनके पास पैसा आता था जमींदार के पास किसानों से या जो हेडमैन हुआ करते थे, गांवों के मुकदम हुआ करते थे, उनसे इन जमींदारों के पास पैसा आता था, तो ये कभी कभी इतने पावरफुल होते थे कि अगर मुगल ऑफिशियल्स जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स थे वो इनको एक्सप्लॉइट करते थे तो ये जमींदार इनके खिलाफ, मुगलों के खिलाफ बगावत भी करते थे। और कभी कभी हमें यह भी आया है कि इन जमींदारों ने किसानों को जात की बुनियाद पे या किसी और वजह की बुनियाद पे अपने साथ मिला लिया और मुगल सल्तनत के खिलाफ बगावत की। और ये बगावतें आप देखेंगे फिर कि 18वीं सदी में ये एक वजह बनती है मुगल सल्तनत के बिखरने की या उसके डाउनफॉल की एक वजह ये भी बनती है। उसके बाद जो अकबर की दूसरी पॉलिसीज हैं, अकबर्स पॉलिसीज, मैंने अभी कहा कि अबुल फजल ने इसका जिक्र किया है कि अकबर की मुगल इंतजामिया को चलाने के लिए उसने एक वाज़ेह निज़ाम रखा था। तो जो सूबे थे, जो आजकल के स्टेट्स हैं, उस जमाने में उनको सूबाज कहा जाता था। तो सारी सल्तनत जो थी ये सूबाज में, सूबों में तकसीम थी और हर एक सूबे का एक सूबेदार हुआ करता था। इंतजाम चलाने के लिए वहां पे एक सूबेदार हुआ करता था। ये इसकी मिसाल आप आजकल के गवर्नर से दे सकते हैं। तो इस सूबेदार की मुआवनत के लिए वहां पे कुछ और अफसर हुआ करते थे, जिसमें सबसे अहम जो हुआ करता था वो दीवान हुआ करता था। दीवान का काम जो उस इलाके में, उस सूबे में लैंड रेवेन्यू या दूसरा पैसा आता था उसको जमा करने और सरकारी खजाने तक पहुंचाने का काम दीवान का होता था। उसके साथ साथ एक और था जिसको पे मास्टर, मिलिट्री पे मास्टर कहते थे, मिलिट्री पे मास्टर कहते थे। वो जो आर्मी का काम, जो फौज का काम हुआ करता था वो इसके जिम्मे था। उसके साथ ही एक और था जो मजहबी उमूर देखता था, वो सदर होता था, सदर। और कुटवाल होता था जिसका काम लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस का काम हुआ करता था। तो उसके बाद एक और अहम बात जिसकी तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूं वो अकबर की रिलीजियस पॉलिसी है। अकबर ने अपने दरबार में उसने फतेहपुर सीकरी में एक इमारत बनाई थी जिसका नाम इबादत खाना था। तो इसमें उसने मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा को बुलाया, तो उनके साथ बहस मुबाहिस में हिस्सा लिया। अकबर खुद भी इल्म में दिलचस्पी रखता था और फिर इसने इसका एक मजमुआ निकाला जिसका नाम उस जमाने में तौहीद इलाही हुआ करता था। बाद में उसका नाम दीन इलाही रखा गया, लेकिन असल में उसका नाम तौहीद इलाही था। तो उसकी बुनियाद अमन, शांति, मसावत और सभी मज़ाहिब की बराबरी पर था।
تو उसने कोशिश की कि इस टॉलरेंस को, इस मसावत को, इस बर्दाश्त के जज्बे को सबों तक पहुंचाया जाए। तो बाद में हम देखते हैं कि जहांगीर और शाहजहां के ज़माने में भी ये पॉलिसी चलती रही। इस तरह मुगल सल्तनत 1707 तक जब औरंगजेब की वफात होती है तो उम्दा तरीके से चलती रही, लेकिन औरंगजेब के ज़माने में कुछ वाक़ात ऐसे हुए और फिर जो जिनको हम लेटर मुगल्स कहते हैं, यानी औरंगजेब के आने के बाद जो मुगल आए उनको लेटर मुगल्स कहते हैं, तो उसमें सल्तनत का जो निज़ाम है वो ढीला पड़ गया और नौबत यहाँ तक पहुँची कि जो इनके गवर्नर्स थे, जो इनके ज़मींदार थे, उन्होंने ही मुगल सल्तनत के खिलाफ बगावत की। और फिर हम देखते हैं कि अवध में, हैदराबाद में, बंगाल में उन्होंने अलग से अपनी आज़ादी का ऐलान किया, इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनाए। हालांकि वो तब भी दावा करते थे कि वो मुगल सल्तनत के ताबे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रीजनल आइडेंटिटीज़ को कायम किया, इलाकाई छोटे राजवाड़े कायम किए और इस तरह मुगल सल्तनत का आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल होने लगा। इस तरह हम मुगल सल्तनत की बाबर के ज़माने में हिंदुस्तान में बुनियाद पड़ने से लेके इसके ज़वाल तक की जो अहम वाक़ात थे वो यहाँ पे पेश किए और मुगलों की पॉलिसी हिंदुस्तान में क्या रही, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को एक सही सिमत देने के लिए कौन से इक़दामात किए, तो उसके बारे में इस लेसन में आपके सामने बयान किया गया। और आखिर में कि कुछ वजूहात का जिक्र हुआ जिनकी वजह से मुगल सल्तनत का ज़वाल हुआ।